दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कब्र का अजीब वाक़या। ये एक नाकाबिले फ़रामोश वाक़या जो कि एक चरवाहे के साथ पेश आया। मुल्तान की एक मस्जिद में जब सब लोग नमाज से फारिग हुए तो इमाम साहब ने नमाजियों से दुआ करने के बाद कहा, हज़रात, एक साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। वो कोई वाइज़ नहीं है, यानी बयान करने वाले नहीं हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी का एक नाकाबिले फ़रामोश वाक़या जहाँ भी जाते हैं लोगों को सुनाकर उन्हें गफलत से बेदार करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनकी बात सुन लीजिए। इमाम साहब के लहजे में कुछ ऐसा असर था कि लोग अपनी जगह से नहीं हटे और उन साहब की तरफ मुतवज्जो हो गए जो इमाम साहब की जगह मेंबर पर आ खड़े हुए। ऑप्शन 2, जो इमाम साहब की जगह मेंबर पर आकर खड़े हुए। बज़ाहिर उस शख्स में कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं थी। देहाती लिबास पहना वो एक आम सा आदमी था। उसका आम सा हुलिया देखकर चंद लोग चेमागोइया करने लगे, लेकिन जब उसने बात करनी शुरू की तो मजमे पर सुकूत तारी हो गया। उसकी आवाज़ में कोई ऐसी बात थी कि जब वो बोलता तो हवा थमी थमी सी महसूस होती। चंद ही लम्हे में सबको एहसास हो गया कि ना तो वो एक आम इंसान था और ना ही वो वाक़या मामूली था जो वो सुनाने जा रहा था। उस शख्स की आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से उभरती हुई सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था, साथियों, मैं जो वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई मन घड़ंत वाक़या नहीं है। मुझ पर बीतने वाला एक सच्चा वाक़या है। 10 साल हो गए मैं जिंदा लाश बनकर इस वाक़े को जहाँ जहाँ मौका मिलता है दोहराता हूँ। शायद किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए और वो दुनिया के दिखावे वाली ज़िंदगी पर अपनी वो ज़ायपना कुर्बान न करें जहाँ उसे ताक़यामत अब्दी नींद सोना है। इतना कहकर वो एक पल के लिए रुका और फिर असल वाक़या सुनाने लगा कि ये वाक़या एक जंगल में मेरे साथ पेश आया। मैं गांव वालों की भेड़ बकरियां चराता था। ये हमारा आबाई पेशा है। एक दिन जब मैं भेड़ बकरियां जंगल में लेकर गया तो एक दरख्त के नीचे चादर बिछाकर लेट गया और भेड़ बकरियों की निगरानी करने लगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फ़िज़ा में किसी हाथी की चिंगाड़ गूंजी और बकरियां सहम कर इधर उधर भागने लगीं। मैं वो गैर मामूली चिंगाड़ सुनकर उठ खड़ा हुआ। उस इलाके में हाथी का क्या काम? फिर आवाज़ से लगता था कि वो कोई जंगली या फिर पागल हाथी है। भेड़ बकरियां सहम कर एक खारदार झाड़ी की तरफ जमा होती चली गई। आसपास दरख्त तो बेशुमार थे, लेकिन कोई इतना मजबूत नहीं था कि हाथी की टक्कर सह सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जाऊं तो कहाँ जाऊं। अभी जहन उसी परेशानी का शिकार था कि अचानक ज़मीन यूं थरथरा उठी जैसे जलजला आ गया हो। उसके बाद मैं एक अनजान तरफ भाग खड़ा हुआ। कुछ ही दूर गया था कि पीछे से हाथी के कदमों की आवाज़ को अपने पीछे पाया। मैं सिमत बदल बदल कर भागता रहा, लेकिन भला एक पागल हाथी की रफ्तार का मुकाबला कैसे किया जा सकता है। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक गुंबद नुमा इमारत वीराने में मेरे सामने यूं आ गई जैसे ज़मीन से उग आई हो। उसमें दाखिले के लिए एक छोटी सी खिड़की नुमा बेकिवाड़ जगह थी। खिड़की इतनी छोटी थी कि हाथी कोशिश के बावजूद इसमें दाखिल नहीं हो सकता था। मैं आंधी और तूफान की तरह उस इकलौते कमरे में जा घुसा। उसमें एक कब्र थी और उसके ऊपर छत से एक जंजीर लटक रही थी। अंदर बमुश्किल इतनी ही जगह थी कि मैं एक तरफ खड़ा हो सकता था। कब्र के ऊपर खड़ा होना मुझे गवारा नहीं था। हाथी भी चंद लम्हों के बाद मेरे पास पहुंच गया। शद शुक्र का मुकाम था कि वो गुंबद नुमा इमारत मजबूत पत्थर की थी, वरना हाथी एक ही टक्कर में उसे तोड़ डालता। जब हाथी खिड़की से अंदर दाखिल नहीं हो सका तो हाथी ने अपनी सूंड अंदर दाखिल की और मुझे मारने की कोशिश करने लगा। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो पागल हाथी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। अगले ही लम्हे एक अजीब बात हुई और मुझे अपनी मौत का यकीन हो गया। कब्र के अंदर ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई तकलीफ से गला फाड़ कर चिल्ला रहा हो। मैंने अज़ाब कब्र के कई वाक़यात सुन रखे थे, लेकिन अपने कानों से ऐसी चीखें पहली बार सुन रहा था। इससे पहले कि मेरे औसान जवाब दे देते, कब्र के सिरहाने से एक गैर मामूली सा बिच्छू निकला और दीवार पर से होकर मेरी तरफ रेंगने लगा। जो भाई ये वाक़या बयान कर रहे थे वो आगे कहते हैं कि कोई दूसरा इंसान मेरी उस वक्त कैफियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। एक तरफ पागल हाथी,
दूसरी तरफ कब्र का बिच्छू और नीचे अज़ाब कब्र से तड़पता नामालूम वजूद। न जाने मेरे कदमों तले क्या मामला चल रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब कुछ भी ना सूझा तो छत से लटकती जंजीर थामकर फिजा में झूल गया और अपने आप को इस हद तक समेट लिया कि सूंड और बिच्छू दोनों से दूर हो जाऊं। जब मैं कब्र के ऐन ऊपर हवा में था, जैसे हाथी की सूंड चक्कर काट कर दीवार से टकराई तो वो बिच्छू पर लगी। मालूम नहीं बिच्छू का क्या हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे हाथी बेजान होकर जमीन पर आ गिरा। थोड़ी देर तक हवा में गड़गड़ाहट गूंजती रही और बिच्छू का भी नामो निशान न था। शायद वो सूंड लगते ही गिरकर वापस कब्र में जा घुसा था और हाथी उसके जहर की ताब ना लाकर जान से हाथ धो चुका था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि हाथी मर चुका है और अब नहीं उठेगा। जब मुझे यकीन हो गया कि हाथी मर चुका है और अब नहीं उठेगा तो मैं जंजीर छोड़कर नीचे आया। जैसे ही मैंने खिड़की नुमा रास्ते से बाहर निकलना चाहा तो मुझे ये लगा कि हाथी यूं आड़ा तिरछा पड़ा था कि मुझे उसे पार करने के लिए उसके ऊपर कदम रखकर जाना था। इतने डर के बावजूद मैं उस मुकाम से दूर जाना चाहता था। मैंने हिम्मत जमा करके हाथी पर पांव रखा और आगे जाने ही वाला था कि मेरा पांव उसके वजूद में यूं उतरता गया जैसे गोश्त पोस्त की बजाय हाथी का जिस्म मोम से बना हो। अगले ही लम्हे में मैं अपना पांव घसीट कर हाथी को पार कर गया। मैं आज भी जब अपनी टांग पर नज़र डालता हूँ तो वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने ताज़ा हो जाता है। इतना कहकर उसने अपनी दाईं टांग से धोती का पल्लू ऊपर को सरकाया और देखने वालों ने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली। घुटनों से टखने तक गोश्त का नामो निशान नहीं था। सियाह माइल हड्डी के नाम पर उसकी टांग सबके सामने थी। पांव का बाकी हिस्सा शायद जूते ने ढक रखा था। घुटने से नीचे पीप का उभार भी साफ देखा जा सकता था। कब्र के इस बिच्छू में ऐसा जहर था कि हाथी को उसे छू जाना ही न सिर्फ हाथी के जिस्म को पानी पानी कर गया, बल्कि उस चरवाहे की टांग को भी दूसरों के लिए दर्स इबरत बना गया।